The recording has started. Let us start the next topic. I hope there are no further queries relevant to kinematics in any of the coordinate system. So हमने किया क्या कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने इनिशियली कंसिडर किया रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स को एंड देन कर्विलिनियर काइनेमेटिक्स में हमने 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखे और उसमें फिर हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो डेवलप की. Now we are going to start the second last topic of this chapter, which is absolute dependent motion analysis of two particles. Now these are two smaller topics और इनके प्रॉब्लम्स ही आखिर में कंबाइन करके दिए गए हैं. आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे. एब्सोल्यूट डिपेंडेंट मोशन एनालिसिस ऑफ टू पार्टिकल्स से क्या मुराद है कि इन सम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स द मोशन ऑफ वन पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द करस्पॉन्डिंग मोशन ऑफ अनदर पार्टिकल. This dependency commonly occurs if the particles are interconnected by inextendable cords or inextendable cords or ropes which are wrapped around the pulleys. For example, अगर हम इस फिगर को देखें जो आपको नजर आ रही है, we have two blocks. One is this block A, the other one is this block B, and both these blocks are connected together with a rope which is starting from say point A and moving on to the pulley CD and then connecting with this block B. So we have one rope or an extendable cord which is being connected from A to B and passing over the pulley which is shown to you. So the motion of block A and B are dependent on each other. We can show this यानी अब कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो चूंकि डायरेक्टली रोप ए और क्योंकि डायरेक्टली ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो है वो एक दूसरे के साथ इस रोप के साथ कनेक्टेड है, तो हमें पता है कि जितनी स्पीड के साथ हम इस ब्लॉक बी को नीचे की तरफ मूव करेंगे उतनी ही स्पीड के साथ ये ब्लॉक ए जो है वो ऊपर की तरफ मूव होगा. और ऑल्टरनेटिवली अगर मैं इस ब्लॉक ए को किसी वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड के साथ डाउनवर्ड की तरफ खींचूंगा तो ये ब्लॉक बी भी जो है वो इतनी ही वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करेगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल रोप विच इज पासिंग ओवर अ सिंगल पुली एज शोन टू यू इन द फिगर. सो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि जितनी स्पीड के साथ या जितनी वेलोसिटी के साथ मैं ए को मूव करूंगा बी भी उतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. हाउएवर वी कैन शो दिस मैथमेटिकली एज वेल बिकॉज कॉमन सेंस के साथ ये सिंपल सिस्टम तो आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मसलन आपको ब्लॉक्स तो 2 ही होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा पुलीज इन्वॉल्व हैं, तो फिर उस सूरत में आपको कॉमन सेंस के साथ जज करना मुश्किल हो जाता है कि ए और बी के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप है. उस सूरत में ज़रूरी होता है कि वी हैव टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन in order to relate the velocities of A and B with each other. So how we are going to develop this mathematics? Mathematics develop करने के लिए हम करते क्या हैं कि हम position coordinates SA and SB जो है वो define करते हैं. So SA and SB basically represents the position coordinates of block A and block B respectively. अब ये position coordinates हम define किस तरह करते हैं? Each of the coordinate axis is defined in the following manner, that is ये जो भी position coordinate होता है आप इसको किसी ना किसी रेफरेंस के साथ या फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के साथ जो है वो रेफरेंस करते हैं. मसलन आपके पास ये पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर की बात करूं तो पोजीशन कोऑर्डिनेट एस ए जो है इसको आप कहीं ना कहीं से रेफरेंस करेंगे. वो रेफरेंस पॉइंट कोई भी एक फिक्स पॉइंट सकता है. तो यहाँ इस पुली का जो सेंटर है उसको मैंने एज अ डेटम या रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है और इस रेफरेंस या डेटम से मैं एक पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन करता हूँ जिसको मैं एस ए का नाम देता हूँ और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में डाउनवर्ड पॉजिटिव के तौर पे लेता हूँ. सो दिस डायरेक्शन इज बीइंग टेकन एज पॉजिटिव. सो एक एक्सिस मैंने ये डिफाइन कर दी है विच रिप्रेजेंट्स द मोशन एक्सिस ऑफ ब्लॉक ए और उसका रेफरेंस या डाटा मैंने डिफाइन किया है इस पॉइंट सी से और एस ए इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ए एक्सिस. इसी तरह ब्लॉक बी वाज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस इंक्लाइन के अलॉन्ग ये मूव कर सकता था. तो मैंने ब्लॉक बी के लिए अगेन एक रेफरेंस डिफाइन किया, एक डेटम डिफाइन किया विच इज दिस लाइन और उससे मैंने इस ब्लॉक बी के पोजीशन कोऑर्डिनेट एस बी को जो है वो रेफरेंस कर लिया. तो इस तरह मेरे पास
चूंकि दो ब्लॉक से और दोनों डिफरेंट एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे थे, तो मैंने दो ही डेटम डिफाइन किए, हर एक्सिस का अपना डेटम डिफाइन किया और उससे मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट एस ए और एस बी जो है वो रेफरेंस कर लिए है। और उनकी पॉजिटिव सेंस मैंने किस तरह बताई है कि मैं कहता हूं कि ब्लॉक ए की पॉजिटिव सेंस ये है डाउन द इंक्लाइन, इसी तरह ब्लॉक बी की पॉजिटिव सेंस मैंने ये लिए विच इज अगेन डाउन द इंक्लाइन। सो जब जब आपके पास मोशन दो इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स का एक ही एक्सिस के अलोंग हो रहा हो तो आप एक डेटम डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा एक्सिस के अलोंग हो रहा हो तो फिर आप हर एक्सिस के लिए अपना डेटम और उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। यहां तक क्लियर है? इसी तरह सपोज मैं आपसे कहता कि आपके पास एक सिंपल सिस्टम है जिसमें आपके पास यहाँ एक पुली लगी हुई, इस तरफ आपने एक ब्लॉक ए लगा दी है और इसी पुली के दूसरी तरफ आपने ब्लॉक बी लगा दी है। अब अगर मैं और से देखूं तो मेरे पास ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो इसी y एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहे हैं, तो चूंकि दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहे हैं तो मुझे डेटम दो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही डेटम डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पुली के सेंटर पॉइंट को डेटम डिफाइन कर लूं, यहां से यहां तक मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट एस ए ले लूंगा, यहां से लेके यहां तक मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट एस बी ले लूंगा। तो अगर आपके पास दोनों ब्लॉक सेम एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहे हो तो आप एक ही डेटम से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर मोशन दोनों ब्लॉक्स का डिफरेंट एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो दोनों एक्सिस का डेटम आप अलग अलग जो है वो डिफाइन करेंगे। यहां तक क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी सर। अच्छा चलें, once you have defined this datum, now in order to develop a mathematical equation आप इस length of the chord की equation लिखेंगे। So you are going to write the equation for the length of this chord। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर क्लियर कर दूं ताकि आपको ये चीज़ ज़रा बेहतर समझ आ जाए। ओके, सो अभी हमने कहा कि हमने डेटम डिफाइन किया, सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज गोइंग टू बी दिस लेंथ। जी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो एक तरह से ये वाली लेंथ प्लस जो लेंथ पुली के ऊपर से पास हो रही है प्लस दिस लेंथ। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड को अगर मैं स्मॉल एल से डिनोट करूं तो दिस लेंथ ऑफ द कॉर्ड कैन बी रिटन एज द सम ऑफ एस ए विच रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर लेंथ प्लस एस सी डी which represents the length of the cord which is passing over the pulley plus SB which represents the length of this particular portion of the cord. So overall the length of this cord or rope is SA plus SCD which is the length of the cord passing over the pulley and SB. यहाँ तक clear है हर एक को? Length of the cord की equation कैसे लिखेंगे? जी सर। Okay. Okay, now once you have written this length of the cord equation which is SA plus LCD plus SB, now we are going to differentiate this equation. That is, we are going to differentiate both sides of this equation with respect to time. So आपने दोनों sides को d by dt कर दिया. Is there any change that is occurring in the total length of this cord? क्या total length of the cord change हो रही है? It is an inextendable cord या rope. तो क्या इसकी total length में कोई variation आ रही है with respect to time? नहीं आ रही। So dl by dt क्या हो जाएगा? 0. So dl by dt would be equal to 0 since the length of the cord is constant, it is not changing with respect to time. So dl by dt आपके पास 0 हो गया। What about ds by dt? जो लेफ्ट साइड पे dsa है या dsb है, so ds by dt क्या होता है? ds by dt is basically velocity। अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो, जितना भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते चले आ रहे हैं, बेसिकली वेलोसिटी इज ds by dt। सो एक तरह से dsa by dt आपके पास va बन जाएगा विच इज द वेलोसिटी ऑफ a। इसी तरह dsb by dt आपके पास वेलोसिटी ऑफ b बन जाएगा। व्हाट अबाउट दिस टर्म dlcd डिवाइड by dt? ये जो LCD है विच इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग ओवर दिस पुली पोर्शन, क्या इसमें कोई चेंज आ रही है? इट इज अ फिक्स पुली, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो अगेन dlcd by dt आपके पास 0 हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स आपके पास vb जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस va। यानी आपके पास अगर ब्लॉक A जो है वो 5 मीटर्स पर सेकंड के साथ डाउन द इंक्लाइन ट्रेवल कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ब्लॉक B जो है वो भी 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही ट्रेवल करेगा, लेकिन दैट इज गोइंग टू ट्रेवल
up the incline and vice versa. इसी तरह अगर ब्लॉक बी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है तो अकॉर्डिंगली ब्लॉक ए जो है इट इज गोइंग टू ट्रेवल अप दैट incline. So ये नेगेटिव साइन आपका ये चीज शो कर रहे हैं. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay. इसी इक्वेशन को v वाली इक्वेशन को मैं एक और दफा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूं तो dv by dt क्या बन जाता है आपके पास? It becomes acceleration. So AB should be equal to minus AA as well. It means कि अगर मैं वही बात करूं कि ब्लॉक A जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है तो ब्लॉक B जो है अकॉर्डिंगली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ अपवर्ड ट्रेवल करेगा एंड वाइस वर्सा. तो इस तरह आप किसी भी दो पार्टिकल्स को के मोशन को आपस में रिलेट कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटीज को, उनकी एक्सेलरेशंस को रिलेट कर सकते हैं बाय राइटिंग द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इक्वेशन and then differentiating that length of the chord equation in order to get a relationship of velocity. उसको एक और दफा differentiate करेंगे in order to get the equation for the accelerations as well. So this is how you can develop the relationship between the motion of two particles, the kinematics of two particles. इसमें एक जो अहम चीज है वो आपके लिए ये है कि जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है उसमें ये वाला जो LCD है it represents the length of the cord passing over the pulley between point C and point D. तो जनरली हमें पता होता है पुलीज के ऊपर जो लेंथ पास हो रही है उसमें चेंज नहीं आएगी. देयरफॉर हम ये जो पुली के ऊपर जो रोप का पोर्शन पास हो रहा है इसको अपनी जनरली लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि बाद में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगी. तो सिर्फ जो चीजें चेंज हो रही होती हैं हम उसको अपनी लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन में शामिल करते हैं. क्योंकि अगर मैं इन चीजों को शामिल करने लगा जहां मसलन आपके पास एक सिस्टम में 4 या 5 पुलीज लगी हुई हैं तो खामखा में आप 4 या 5 लेंथ्स को यहाँ शामिल कर रहे होंगे जबकि आपको पता है कि अल्टीमेटली दीज लेंथ्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू 0 वंस दे आर गोइंग टू बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जनरली द लेंथ ऑफ द कॉर्ड और रोप जो कि पुली के ऊपर से पास हो रही होती है उसको हम अपनी लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन में शामिल नहीं करते हैं. Is this point clear to all of you? यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ शामिल कर दी है, अदरवाइज इससे नेक्स्ट जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें हम इस लेंथ को अपनी इक्वेशन में शामिल नहीं करेंगे. Is this point clear to you? Yes, sir. Okay. थोड़ा सा मुश्किल सिस्टम देखते हैं और यही लेंथ ऑफ द कॉर्ड लिखने की कोशिश करते हैं. Now consider a more complicated example involving the interdependent motion of two particles, two blocks A and B, which are shown to you here. In this case, you have a block which is block A that can travel along the horizontal axis as shown to you here. Then you have block B which can travel along the vertical axis as shown to you here. Now, by again common sense says that if this block A is being pulled towards the right, then definitely block B is going to move upward. Similarly, if block B is pulled in the downward direction, then block A is going to travel towards the लेफ्ट. तो ये हमें कॉमन सेंस ये तो बता रही है कि इनके आपस में मोशन किस तरह रिलेटेड होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इनकी वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेटेड है उसके लिए फिर हम थोड़ा सा लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे. नाउ बिफोर राइटिंग द इक्वेशन फॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूँ दोबारा जी. बिफोर राइटिंग द इक्वेशन फॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द डेटम्स एंड द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स SA एंड SB. अब इसमें अगर मैं डेटम की बात करूं, सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि दोनों ब्लॉक्स दे आर ट्रेवलिंग अलोंग टू डिफरेंट एक्सिस, सो वी नीड टू डिफाइन टू डेटम्स फॉर ईच, वन डेटम फॉर ईच ब्लॉक. ओवरऑल दो डेटम हम डिफाइन करेंगे. अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं तो जी क्या हुआ, आवाज क्लियर नहीं है? If you want to ask any question, please ask one by one. Otherwise, I am going to mute you. जी कोई किसी का क्वेश्चन है? मिया ओसामा, you want to ask something or should I mute you? चलें, आप वैसे ही किसी से गपशप कर रहे थे तो मैंने आपको म्यूट कर दिए. ओके, कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल फिगर कि इसमें हमें बिफोर राइटिंग द लेंथ ऑफ द कॉर्ड we need to first of all define the datum for each block. So let us define, since this pulley is fixed, so इसके सेंटर को मैं एज अ डेटम के तौर पे डिफाइन कर लेता हूँ. डेटम क्या होता है? हमेशा डेटम आपका कोई ना कोई फिक्स पॉइंट या फिक्स लाइन होती है. सो आपके पास ये पुली एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ब्लॉक ए के लिए मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट SA जो है वो डिफाइन कर दिया. इसी तरह अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूँ तो दिस पुली इज फिक्स्ड
मैं इस पुली को डेटम के तौर पे डिफाइन कर सकता हूँ फॉर ब्लॉक बी। और अगर एक और बात आप गौर से देखें, मैं चाहूँ तो एस बी को यहाँ से यहाँ तक भी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपका ब्लॉक बी का सारे का सारा मोशन डिपेंड कर रहे हैं इस पुली के मोशन पे, जितना ये पुली ऊपर नीचे जाएगी उसी हिसाब से ये ब्लॉक बी भी ऊपर नीचे मूव करेगा। चूंकि ब्लॉक बी जो है वो इस पुली के साथ डायरेक्टली इस रोप के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, तो बजाय मैं एस बी उस ब्लॉक तक डिफाइन करने के, मैं इस पुली तक के मोशन को या पोजीशन को एस बी के तौर पे जो है वो डिफाइन कर सकता हूं। तो यहां तक मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए, उनका पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया। नाउ आई शुड राइट द इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। नाउ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। इन चारों को मैं टोटल करूंगा तो मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगी। इसमें मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ, या पुली की वो लेंथ को इग्नोर कर रहा हूँ, या रोप की वो लेंथ को इग्नोर कर रहा हूँ जो इस पुली के ऊपर से पास हो रही हैं। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड हेयर इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस बी विच इज दिस लेंथ प्लस एस बी अगेन विच इज दिस लेंथ प्लस एच विच इज दिस पर्टिकुलर लेंथ प्लस एस ए। तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन बनेगी, दैट इक्वेशन वुड बी इक्वल टू 2sa plus 2sb plus sa plus h should be equal to the length of the chord। यहां तक हर एक को क्लियर है कि मैंने लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखी है? जी, एनी स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आई हो ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है? ओके, अब इसमें h जो है क्या वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? इज दिस h चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम? No, sir. Since it is a height which is fixed between these two pulleys और ये चेंज नहीं हो रहा, so again dh by dt भी आपके पास जीरो हो जाएगा। so ओवरऑल आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वेलोसिटी की, that should be equal to 2vb should be equal to minus va। इसका मतलब क्या है कि अगर ब्लॉक A जो है या ब्लॉक B जो है आपका, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि if block B is moving towards the positive side, आपकी ये downward positive है, so if block B is moving towards the positive side, block A would be moving towards the negative side and vice versa। इसी तरह अगर block A towards the positive side move कर रहे तो then block B would be moving towards the negative sign। so ये negative sign आपका कि आपस के डायरेक्शन का रिलेशनशिप, कि अगर एक पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो दूसरा जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव करेगा। जहां तक ताल्लुक मैग्नीट्यूड का है, इफ ब्लॉक ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, देन अकॉर्डिंगली वीबी जो है उसका हाफ हो जाएगा, या वीबी अगर 5 है तो वीए जो है वो उसका डबल हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रिलेशनशिप्स को वेलोसिटीज की शो कर रहे हैं। सिमिलरली वंस यू डिफरेंशिएट दिस वेलोसिटी इक्वेशन अगेन, you are going to get a relationship between the accelerations which is 2ab equal to minus aa। क्लियर है यहां तक भी? अब्दुल्ला लियाकत, कुछ समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? सर वो गया हुआ था, उसको कोई काम पड़ गया था इस वजह से। ओके, एनी अदर स्टूडेंट जो कि जिसको कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक? बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ आपने करना क्या होता है कि मोशन को देखते हुए कहीं डेटम डिफाइन करना है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं और लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, अब अगर मैं इसी सिस्टम को कंसिडर करूं और मैं डेटम थोड़ा सा चेंज कर दूं, मसलन मैंने किया ये कि मैं कहता हूं कि अब मैं इसी पुली को एज अ डेटम के तौर पे डिफाइन कर रहा हूं। ये मेरा डेटम हो गया फॉर पोजीशन ए जिसको मैंने एस ए के साथ डिफाइन किया, ये मेरा डेटम हो गया फॉर बी जिसको मैंने एस बी के साथ जो है वो डिफाइन किया। Now I am writing the length of the chord equation once again। अब मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि ये वाली लेंथ जो है ये कितनी हो जाएगी? एनीवन वॉलंटियर स्टूडेंट, ये लेंथ कितनी होगी? तो h minus sb। So this length is h minus sb, this length is also equal to h minus sb, this length is equal to h। So now overall the length of the chord equation would become 2 into h minus sb plus h plus sa should be equal to l। Once I differentiate it, again I'm going to get the same relationship which is 2vb equal to va। In this relationship and in the previous relationship, what is the difference? सिर्फ difference जो है वो negative sign का है। अब ये relationship क्या कह रही है? चूंकि मैंने datum change कर लिया, अब अगर A को मैं move करता हूँ towards the positive side, तो B is also moving towards the positive side and vice versa। तो मेरे ऊपर है कि मैं datum कहाँ define करता हूँ,
उस हिसाब से मुझे इनकी वेलोसिटीज का और इनकी एक्सेलरेशन का आपस का रिलेशनशिप मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए आप थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए इसके बहुत ही सिंपल से 2-3 एग्जांपल्स हैं, उनको ज़रा सॉल्व करते हैं। और अब क्वेश्चंस आपसे मैं करूँगा, तो कोशिश करें कि आप लोग अटेंटिव हों और इसको गौर से सुन रहे हों। ओके, स्टार्टिंग विद एग्जांपल 12-21। चूंकि एग्जांपल्स हैं तो ऑलरेडी डेटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किसी हद तक आपको जो है वो डिफाइन हुए हुए हैं। आपसे कहा क्या जा रहा है कि यू हैव अ पार्टिकल ए and a particle B which are connected together using this rope and pulley system as shown to you in the figure. The block B is moving upward with a speed of 6 feet per second. So this block B is moving upward with a speed of 6 feet per second. You need to find out कि correspondingly block A जो है वो कितनी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा या नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। थोड़ा सा गौर कर लें इसकी फिगर पे। इसके ऑल्दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि हमने किया क्या है कि इन पुलिस के सेंटर को जो कि फिक्स थी डेटम के तौर पे डिफाइन कर लिए। दिस इज पोजीशन कोऑर्डिनेट एस ए, दिस इज पोजीशन कोऑर्डिनेट एस बी। सो एनी वन वॉलंटियर हु वांट टू डिफाइन, सात सोहेल के अलावा कोई एक वॉलंटियर जो डिफाइन करना चाहे, व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इक्वेशन? चले मैं रैंडमली सवाल करता हूं। अली हैदर, कैन यू हियर मी? अली हैदर, what should be the length of the chord equation? फैसल नवाज, मतीउर रहमान, मतीउर रहमान, क्या आप SA प्लस 3SB? ओके, सो थोड़ा सा इसको गौर से देखें। मतीज राइट, हमने किया क्या है कि इससे पहले जिस तरह हमने कहा था कि हमने डेटम डिफाइन कर दिए एट दिस पॉइंट। इस डेटम के हिसाब से अगर मैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड देखूं तो इट इज गोइंग टू बी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। सो आपके पास जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी SA प्लस 3SB शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इसमें वो लेंथ के पोर्शन जो कि कांस्टेंट है उसको मैंने अपनी इक्वेशन में शामिल नहीं किया। अदरवाइज आप अगर मैं इसको इस लेंथ को देखूं तो इसको भी इंक्लूड करते, इस लेंथ को भी इंक्लूड करते, इसको भी इंक्लूड करते। तो चूंकि ये कांस्टेंट्स हैं, ये बाद में शामिल नहीं होने, तो हमने इसको जो है वो इनिशियली अपनी इक्वेशन में शामिल नहीं किया। सो SA वुड बी इक्वल टू 3SB। सो आपके पास जो VA आएगा दैट शुड बी इक्वल टू -3VB आ जाएगा। Now it is given to you that B is moving upward at a speed of 6 feet per second. So it is given to you that at this instant VB is 6 feet per second. But since it is moving upward and you are defining positive axis in the downward direction, तो एक तरह से ये VB जो है वो आपके पास -6 के तौर पे गिवन है। So VA accordingly would become -3 into -6 which is 18 feet per second in the positive direction. So if B is moving upward at a speed of 6 feet per second, accordingly A would be moving downward at a speed of 18 feet per second. Is it clear to all of you? जी सर। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। आपने करना क्या होता है, डेटम डिफाइन करना होता है और डेटम के हिसाब से फिर आपने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है। ओके, मूविंग डिफाइन करना पड़ेगा। क्या चीज? कभी खुद भी डेटम डिफाइन करना पड़ेगा क्या? गिवन होता है। अभी जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे उसमें डेटम डिफाइन नहीं होगा, तो आपको खुद करना पड़ेगा। डेटम हमेशा कोई एक फिक्स पॉइंट या लाइन को आप एज अ डेटम के तौर पे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच इज एग्जांपल 12-23। अब 12-23 में क्या है कि आपके पास अगेन दो ब्लॉक्स हैं या दो पार्टिकल्स हैं। One is this particle B which is being hanged from that pulley. The other one is this point A जिसको आप pull कर रहे हैं with a speed of 2 meters per second in the downward direction. So once this A is being pulled downward at a speed of 2 meters per second, you need to determine कि इस instant पे block B जो है
वो कितनी स्पीड के साथ अपवर्ड मोशन जो है वो करेगा. सो यू नीड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ VB in this particular case. Okay, now in order to define the datum, चूंकि again it is an example, so हमने datum चूंकि इस केस में दोनों पार्टिकल जो हैं वो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो हम एक ही datum से काम चला लेंगे, हमें दोनों एक्सिस के लिए अलग अलग datum डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. So we have defined the datum at this point which is ये जो फिक्स पुली है इसका सेंटर पॉइंट को हमने एज अ datum के तौर पे डिफाइन कर ली है. अब इसमें जो जो चीजें मोशन कर रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल SA जो पोजीशन कोऑर्डिनेट A का डिफाइन करता है उसको हमने डिफाइन कर लिया है SA के तौर पे. इसके अलावा आप ये देखें कि जब आप इस पॉइंट A को पुल करेंगे तो आपके पास दो चीजें मूव कर रही होंगी. वन इज दिस पुली C वुड बी मूविंग, द अदर वन इज दिस पुली E दैट वुड बी मूविंग. सो आपने किया क्या कि इस पुली C के पोजीशन कोऑर्डिनेट को SC के तौर पे डिफाइन कर लिया है, और चूंकि ये वाली पुली E जो है इसका मोशन टोटली डिपेंडेंट यानी B का मोशन डिपेंडेंट है E के मोशन पे. जितना ये पुली ऊपर नीचे जाएगी उतना ही ये ब्लॉक B भी ऊपर नीचे मूव करेगा. तो बजाय इसके कि मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट B का यहाँ तक डिफाइन करता, मैंने इस पुली के सेंटर को एज अ पोजीशन कोऑर्डिनेट SB के तौर पे डिफाइन कर दिया. वजह क्या है कि जितना ये पुली E ऊपर नीचे मूव करेगी उतना ही ये ब्लॉक B भी जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा. सो आई हैव डिफाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटम पॉइंट टू बी द फिक्स पॉइंट और सेंटर पॉइंट ऑफ दिस पुली D. उसके बाद मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन किए SA, पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन किया SB और SC. ये तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मैंने डिफाइन कर दिए. लेकिन अब यहाँ एक अहम बात जो है जो समझने वाली है वो यहाँ आपके पास एक से ज्यादा रोप्स इन्वॉल्व हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक अदद रोप है जो यहाँ से शुरू होती है फ्रॉम पॉइंट A और इस पुली से पास होती हुई इस पुली से पास होती हुई ये यहाँ कनेक्ट हो रही है. सो दिस इज से इसको मैं कहता हूँ रोप L1 है. देन यू हैव अनदर रोप विच इज रोप L2 जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक कनेक्ट हो रही है. सो इसको मैं कहता हूँ दिस इज माय सेकंड रोप विच इज रोप L2. सो चूंकि दो रोप्स इन्वॉल्व हैं, सो आई नीड टू राइट द इक्वेशंस फॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड फॉर बोथ L1 एंड L2. दोनों के लिए मैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन जो है वो लिखूंगा. अब थोड़ा सा अगर मैं सबसे पहले बात करूं L1 की विच इज दिस रेड रोप, क्या आप में से कोई एक ऐसा वॉलंटियर स्टूडेंट है जो कि मुझे इस L1 की लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन बता सके? सर 2SA minus SC plus SB. ओके, आपने कहा कि 2SA, क्या नाम क्या है आपका? हाफिज अब्दुल्ला सर. ओके, 2SA मैं अभी आपकी बताई हुई इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये सही है गलत है इसकी बात नहीं कर रहा. 2SA प्लस आपने बताई क्या इक्वेशन है? 2SA 2 into SA minus SC. ओके, SA माइनस SC सर ब्रैकेट कर लें और प्लस SB इक्वल टू L1. ओके, प्लस SB इक्वल टू L1. ओके, एनी स्टूडेंट जो कि इससे इख्तिलाफ करना चाहे? यस सर. जी, आपके ख्याल में अपना नाम बता दें और बताएं कि क्या इक्वेशन हो सकती है. फरहान. और पहले स्टूडेंट ने जो बताया 2 into SA माइनस SC, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाली 2 into SA माइनस SC कहाँ से आ गई है? क्या आपके ख्याल में ये दोनों लेंस बराबर हैं और क्या हर इंस्टेंट पे ये दोनों बराबर रहेंगी? फरहान, आप जवाब दे दें, क्या ये बराबर रहेंगी जो पहले ने बताया है? SA और अगर हम देखें आपकी ये वाली जो लेंथ है इट वुड बी इक्वल टू SA माइनस SC. इसी तरह आपकी ये वाली जो लेंथ है इट वुड बी इक्वल टू SB माइनस SC. सो यस सर. और तीसरी आपकी ये वाली जो लेंथ है इट इज इक्वल टू SB. सो ओवरऑल जो है वो आप जो गलती कर रहे थे, जो पहला स्टूडेंट गलती कर रहा था वो क्या थी कि उसने अज्यूम किया कि ये दोनों लेंस जो है वो बराबर हैं. ऑल्दो देखने से बड़ी हद तक ये बराबर लग रही हैं लेकिन एक्चुअली ये बराबर नहीं है, अगले इंस्टेंट पे ये दोनों चेंज हो रही होंगी. सो आपने इसलिए अपनी अजम्पशन पे नहीं जाना. करेक्ट इक्वेशन क्या है कि ये वाली लेंथ है SA माइनस SC, ये वाली लेंथ है SB माइनस SC और आपके पास ये वाली लेंथ आ गई है SB. सो ओवरऑल L1 वुड बी इक्वल टू SA माइनस SC प्लस SB माइनस SC plus SB should be equal to L1. Is it clear to all of you? Yes sir.
अच्छा चलें, अब लेंथ 2 की बात करें, विच इज दिस L2. L2 की इक्वेशन कौन बताना चाहेगा? एनीवन वॉलंटियर? अहमददीन मौजूद हैं आप यहाँ? यस सर। अहमददीन, आप बता सकते हैं कि क्या होगी L2 की इक्वेशन? यस सर, ये SC प्लस B। It is going to be this length plus this length, which Plus is this. SC plus SB. तो आपके पास SC plus SB जो है वो L2 के बराबर आ गई। अब आपको ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं। आपको SC से कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज आपको तो A और B का रिलेशनशिप चाहिए। तो आप इन दोनों इक्वेशन से SC को एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? SB को इधर ले जाएं और उसकी वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दें। आपको A और B की एक इक्वेशन मिल जाएगी, विच इज SA plus 4SB equal to L1 plus 2L2. Once you take the time derivative, VA would be equal to minus 4VB. अब आपको गिवन था कि point A was moving downward with a speed of 2 meters per second. So accordingly, point B or block B would be moving upward with a speed of 0.5 meters per second. क्लियर है या कोई क्यूरी है किसी की? जी, is there any student having some query relevant to example 12-23? चलें आखिरी प्रॉब्लम आज का करते हैं, then the class would be over. This is one of the exercise problems. तो again इस exercise problems के हवाले से हमें datum वगैरह define नहीं है. We are going to define the datum by ourselves. ठीक है, आपके पास ये रोप एंड पुली का सिस्टम बड़ी हद तक मिलता जुलता है जिस तरह हमने लास्ट उसमें कंसिडर किया था. But now point A is moving downward with a speed of 2 meters per second. You need to tell me what is going to be the speed at which this block B rises. Again, we need to define the datum first of all. So in order to define the datum, this point is being taken as a datum because datum आपका कोई एक fixed point होता है and this pulley D is fixed. So इसके center को मैंने as a datum के तौर पे define कर ली है. This point is going to be my SA, which is the position coordinate SA. Similarly, this point is going to be position coordinate SB. Since this pulley's movement is totally connected with block B, जितना ये पुली ऊपर नीचे जाएगी, चले मैं इसको पुली E का नाम देता हूँ. तो पुली E जितना ऊपर नीचे जाएगी, अकॉर्डिंगली ब्लॉक B भी उतना ही ऊपर नीचे जो है वो मूव करेगा. तो बजाय मैं SB को यहाँ तक डिफाइन करता, मैंने SB को जो है वो इस पुली के मोशन तक जो है वो डिफाइन कर दिए. इसके अलावा आपके पास ये जो रोप C है, ये सॉरी पुली C जो है ये भी मूव कर रही है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट SC के तौर पे जो है वो डिफाइन कर देता हूँ. अब मेरे पास अगेन दो रोप्स हैं. वन इज दिस रोप जिसको मैं इस रेड के साथ जो है वो शो कर रहा हूँ, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम A, पासिंग ओवर पुली D, पासिंग ओवर पुली C एंड देन कनेक्टेड टू द रूफ. देन आई हैव अ सेकंड रोप which is basically starting from this point and connected to that roof. So अगर मैं कहूँ कि ये रेड वाली जो रोप है इसको मैं L1 कहता हूँ और ये ग्रीन वाली जो रोप है इसको मैं L2 कहता हूँ. So what should be the equation for length of the chord L1? Sir, 2SA plus SC. SA plus 2 times SC. This is SA plus 2 times SC. So this is going to be the length of the chord L1. Okay, what about the length of the chord L2? SB plus SB minus SC. Okay, SB तो direct आ गया. This length is SB. Then this length is going to be SB minus SC. So SB minus SC, ये आपके पास सेकेंड रोप की जो है वो लेंथ आ जाएगी. सो कमिंग टू द सोल्यूशन, जिस तरह अभी हमने बात की थी, L1 जो है वो SA plus 2SC होगा. L2 आपके पास SB plus SB minus SC होगा. अगेन आपके पास SC जो है वो रिडंडेंट है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. तो आप SC को एलिमिनेट कर लेंगे. एलिमिनेट कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से आपने SC की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया. So you will get a relationship between SA and SB. Now differentiating this equation, this term would be equal to 0. You will get 4VB plus VA should be equal to 0. So if VA is moving downward with a speed of 2 meters per second, accordingly VB would be moving upward with a speed of 0.5 meters per second.
क्लियर है या किसी को कोई डाउट हो? ये जो इंटरकनेक्टेड मोशन वाले प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, कोशिश करें आप एक्सरसाइज में से रैंडम कुछ प्रॉब्लम्स उठा के सॉल्व करें, अदरवाइज नेक्स्ट वीक चूंकि ये वाला टॉपिक और लास्ट टॉपिक को मिला के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, सो इनकी कंबाइंड स्लाइड आपको मैं नेक्स्ट वीक शो कर दूंगा। अपनी प्रैक्टिस के लिए अभी आप एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ एक दो प्रॉब्लम्स इस इंटरकनेक्टेड मोशन के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। So with this, our today's lecture is now over. Although अभी time बचा हुआ है 7-8 मिनट, लेकिन the topic is now finished. If you want to have, if you want to ask any queries relevant to today's lecture, आप kindly वो queries अपनी जो है वो पूछ सकते हैं। सर ये डेटम लाइन किसी भी पुली पे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी ऐसी पुली के ऊपर जो कि फिक्स हो, मूव ना कर रही हो। यस सर। ठीक है, तो डेटम जो आप डिफाइन करते हैं वो कोई भी एक फिक्स पॉइंट या फिक्स लाइन हो सकती है। तो जनरली आपकी जो पुली फिक्स होती है आप उसको अपने डेटम के तौर पे जो है वो डिफाइन कर लेते हैं उसको। ओके, एनी अदर क्वेश्चन रेलेवेंट टू टुडेज टॉपिक? सो अब हमारा सिर्फ अगर देखा जाए तो एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, विच इज द लास्ट टॉपिक, जो कि हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम काइनेटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। काइनेटिक्स में फिर हम जो है वो फोर्स एक्सेलरेशन मेथड जो है उससे स्टार्ट लेंगे, चैप्टर नंबर 13 से। और जिस तरह मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक आपका क्विज भी होगा। एग्जैक्ट टॉपिक और क्विज का टाइम मैं आपको जो है वो थर्सडे तक बता दूंगा, ताकि आपके पास 2-3 दिन हो उसकी तैयारी के लिए। जनरली मेरा आइडिया ये है कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन जो रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स है उससे स्टार्ट करेंगे। एक क्विज हम रेक्टिलिनियर से ले लेंगे और एक क्विज फिर जो है वो कर्विलिनियर से, उससे नेक्स्ट वीक जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट टॉपिक और डेट और टाइम मैं आपको जो है वो कंफर्म करूंगा थ्रू CR। जी कोई और क्वेश्चन नहीं है, सो शैल आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर?